चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला देखिए कि व्हेन वाज हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बता दिया। ये व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कब अडॉप्ट किया गया, मतलब बन के कब तैयार हो गया। तो ये स्टार्ट हुआ था 1946 में और ये कहां तक चला 26 नवंबर 1949। तो टोटल टाइम लगा 2 साल 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। ये एकदम एज इट इज याद होना चाहिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, अब चलते हैं। नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है सिंस 2015, क्योंकि इसी दिन अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अब आता है हु वाज द, चलिए नीचे कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है, अब है इसमें हु वाज द, व्हाट वाज द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग, बता दिया हूं 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला सवाल क्या है, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री ने। 30 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था किसने? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो थे हमारे एडवाइजरी कमिटी के चेयरमैन। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला जो है वो है हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमिटी ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के एडहॉक कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके चेयरमैन थे? ये थे एडहॉक कमिटी के चेयरमैन। एडहॉक कमिटी के चेयरमैन थे। किसके चेयरमैन थे? एडहॉक कमिटी के चेयरमैन थे। अगला है हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमारे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर, चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फंक्शन करेगी, तो इस बात के लिए चेयरमैन किसको बनाया गया था? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी में जो हमारे चेयरमैन थे वो तो सबको पता रहता है कि बी आर अंबेडकर साहब थे। चेयरमैन कौन थे? बी आर अंबेडकर। ये बी आर अंबेडकर ही ऐसे व्यक्ति हैं या थे उस टाइम में, नहीं विचारों में तो अभी भी है, पर उस टाइम में ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। ये बी आर अंबेडकर, हालांकि इनके साथ और भी लोग गए थे एक दो, लेकिन जो मेन पढ़े लिखे इंसान गए थे वो बी आर अंबेडकर साहब ही गए थे। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुआ था 1930 में, 1931 में और 1932 में। 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। 1931 में और 1932 में हुआ था। अच्छा, गांधी जी इसमें सिर्फ एक में गए थे 1931 में, वो भी बीच में छोड़ के भाग आए थे। जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई थी वहां उस गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि शेड्यूल्ड कास्ट को एक अलग से जगह दिया जाएगा कि आप ही हमेशा यहां से लड़ोगे, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई थी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो ये चीज गांधी जी को पसंद नहीं आया था और गांधी जी बीच में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग आए थे 1931 में, फिर 32 में गए वो नहीं थे। ठीक है, अगला देखते हैं कहां तक हो गया था ये। अच्छा, इसमें देखते हैं कौन कौन से और थे जो चेयरमैन बी आर अंबेडकर के साथ काम किए थे। तो पहले थे गोपाल स्वामी अय्यंगर, गोपाल स्वामी अय्यंगर। दूसरे हमारे हैं के एम मुंशी साहब, मित्र बी एल मित्रा, स्वामी अय्यर। ठीक है, उसके बाद है सादुल्लाह और लास्ट में है खैतान। ठीक है, तो आप सरनेम याद रख लीजिए बस कि अंबेडकर, अय्यंगर, मुंशी, मित्र, अय्यर। दो अय्यर है, देखिए एक तो अय्यंगर है एक अय्यर है, तो ऐसे याद रह जाएगा। उसके बाद सादुल्लाह और खैतान, सादुल्लाह और खैतान, सादुल्लाह और खैतान, सादुल्लाह और खैतान। बाद में देखिए खैतान को टीटी कृष्णाचार्य रिप्लेस कर लिया, मित्रा को एन एम राव ने रिप्लेस कर लिया। ठीक है, तो फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। अगला है कि व्हेन वाज ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूट। तो ये आया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। देखिए 15 अगस्त को आजादी मिली थी, उसके 15 दिन बाद अप्रोक्सीमेट 14 डेज बाद 29 अगस्त को क्या हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इनको बनाया गया था, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी को ही बनाया गया था। ऐसे याद रखिए। देखिए 29 अगस्त को ना एक बहुत ही प्रभावशाली इंसान का जन्मदिन है। वो कौन है? अपने ध्यानचंद साहब, ध्यानचंद साहब, जिनके नाम पे हम लोग स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे। तो ये 29 अगस्त को ही मनाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम लोग कब मनाते हैं स्पोर्ट्स डे? 29 अगस्त को। किसके बर्थडे पे? ध्यानचंद। ऐसे याद रख लेते हैं। ध्यानचंद और बी आर अंबेडकर की दोस्ती काफी गहरी थी, तो इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी उसी दिन इन्होंने स्टार्ट किया था। बस ऐसे ही एक निमोनिक्स के तौर पे। अगला है बी आर अंबेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड फ्रॉम। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी से बी आर अंबेडकर को सिलेक्ट किया गया था। बी आर अंबेडकर को कहां से किया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी से किया गया था। अच्छा, ट्रांसफर पावर टू इंडियंस एंड रिगार्डिंग बल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया वाज लेड ऑन माउंटबेटन प्लान के तहत पावर्स को ट्रांसफर किया गया था, क्योंकि उस समय वाइसराय कौन थे? माउंटबेटन। तो इसलिए इन माउंटबेटन प्लान के तहत जो पावर को ट्रांसफर किया गया था। अच्छा, ये कुछ एक अगला क्वेश्चन क्या है? Which act of British for the first time divided legislative power between center and the provinces? Government of India Act। वही है फेडरलिज्म, फेडरेशन के लिए कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा, ऊपर हम लोग देख चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अच्छा, जो डिफरेंट कमिटीज बनी थी उसके चेयरमैन देख लेते हैं हम लोग।
तो जो डिफरेंट कमिटीज बनी थी उसके चेयरमैन कौन कौन थे? तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, ये किसके थे? कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर्स, किसके थे? कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर्स। दूसरा क्या है, ध्यान से देखिए, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस है इनको क्या मिलेगा? होम मिनिस्ट्री। क्या मिलेगा? होम मिनिस्ट्री एंड आई एंड बी। तीसरा क्या है? तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद खाने के बड़े शौकीन थे, मतलब खाना खाने के, तो इनको मिला फूड एंड एग्रीकल्चर। क्या मिला? फूड एंड एग्रीकल्चर। क्या मिला? फूड एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद थे जॉन मथाई, जॉन मथाई को क्या मिला? इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट था। ये अंतरिम गवर्नमेंट जो 1946 में बनाया गया था, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कुछ दिन के लिए था, ज्यादा दिन के लिए नहीं था, बाद में, हाँ 1946 की बात है, ठीक है। इसके बाद जगजीवन राम, जगजीवन राम यानी कि लेबर, जगजीवन राम को क्या बनाया गया था? लेबर मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था डिफेंस मिनिस्टर। याद रखिए बलदेव सिंह, वल्लभ भाई पटेल नहीं है, कौन है? बलदेव सिंह। कौन है? बलदेव सिंह। फिर से रिपीट करूं, बलदेव सिंह। इसके बाद है लियाकत अली खान, फाइनेंस मिनिस्टर। एक ही मुस्लिम थे यहाँ पे, तो ये थे लियाकत अली खान। और सबसे इंपॉर्टेंट, भैया रुपया पैसा का पूरा बागडोर इनको दिया गया था, लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। एक बार और, लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन थे? लियाकत अली खान। क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर। अगला है एजुकेशन एंड आर्ट्स, तो इसमें कौन थे? सी राजगोपालाचारी। बाद में इन्हीं को इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल के पद पर इनको रखा गया, बाद में तो गवर्नर जनरल की पोस्ट ही हटा दी गई, ठीक है। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। एजुकेशन एंड आर्ट्स, श्री राजगोपालाचारी, एजुकेशन एंड आर्ट्स, ठीक है। एजुकेशन, पढ़े लिखे थे, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट था, इसीलिए बाद में इनको गवर्नर जनरल बनाया गया और इनको एजुकेशन एंड आर्ट्स जो है इस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनाया गया, हेड बनाया गया, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बता चुका हूं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। हाउ मेनी सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये कितने थे? 11 सेशन टोटल हुए थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने हुए थे? 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। कब हुआ था? 22 जुलाई 1947। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग वाज adopted by Constitution of India on 22 July 1947. The present form of Indian flag was adopted by the Constitution of India on 22 July 1947. ठीक है, जो फ्लैग है अपना वो अडॉप्ट कब कर लिया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड रिटन, किसने उसको हैंड रिटन किया था? हैंड रिटन किया था, तो ये हमारे, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ, हैंड रिटन किसने किया था? ये किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था, हैंड रिटन है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ी बात है भाई, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन। अगला है नेशनल एंथम जन गण मन कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और इसी के 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? अशोकन पिलर, क्या था? अशोकन पिलर अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेशनल एम्बलम, इंडिया का नेशनल एम्बलम बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? तो जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी भाई साहब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 बाय विथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को चेयरमैन बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चेयरमैन बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चेयरमैन बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था कब? 2 दिन के बाद। कब? 2 दिन के बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। देखिए सीक्वेंस में चल रहा है। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इलेक्ट किया गया चेयरमैन। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया परमानेंट चेयरमैन। और उसके कुछ दिनों के बाद यानी 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था वो एक्सेप्ट हुआ था 22 जनवरी, 2 दिन बाद नहीं, अगले महीने, लगभग इसमें टाइम लग गया। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। एंड इट स्टार्टेड फंक्शनिंग, स्टार्ट जो इंप्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी, ये तो सबको पता होगा, 26 जनवरी 1950 को। तो हमें सिर्फ ये डेट पता रहता है 26 जनवरी 1950, लेकिन हमें ये नहीं पता, बाकी चीजें नहीं पता रहती हैं कि परमानेंट चेयरमैन किसको बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पंडित नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था वो उसके जस्ट 2 दिन बाद पास हुआ था 13 दिसंबर को। और 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट हुआ था,
दिया था उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, और एक्सेप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ऑब्वियस बात है कि उसको पढ़ेंगे लोग, डिटेल डिस्कस होगा तभी तो एक्सेप्ट होगा। और उसके बाद आता है कि अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन, कब? 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पता होना ही चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अच्छा, इसमें देखिए 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत आर्टिकल 394A को इंसर्ट किया गया पार्ट 22 में। ठीक है, प्रोवाइडिंग फॉर एन ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज, प्रोवाइडिंग फॉर एन ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दूसरा। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बहुत नीचे चले गए हम लोग। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, कहां से क्या चीजें लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देख लेते हैं, पहला है प्रियम्बल कहां से लिया गया है। तो भाई प्रियम्बल का तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। प्रियम्बल कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। प्रियम्बल कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अगला है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज जो यूएसए से लिया गया है वो है आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, और दूसरा है प्रियम्बल, दूसरा है प्रियम्बल। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट। अगला है कंसेप्ट ऑफ प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गया, ब्रिटेन से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। अच्छा, ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है जापान से। बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है और कंफ्यूजिंग भी है। ड्यू प्रोसेस कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, और प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये लिया गया है जापान से। ड्यू प्रोसेस लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहां से लिया गया है? जापान से। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अमेंडमेंट करने की पावर कहां से ली गई है। ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। कहां से? साउथ अफ्रीका से, जहां हमारे गांधी जी अपने कैरियर के स्टार्टिंग में जहां पर रहते थे। अच्छा, इमरजेंसी लिया गया है वेमार जर्मनी से। जर्मनी से क्या लिया गया है? इमरजेंसी लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स बता दिया, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये लिया गया है यूएसए से, वहां पे इसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं हम कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन वेस्टमिंस्टर मॉडल। इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नेंस लिया गया है ब्रिटेन वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, पार्लियामेंट्री मॉडल। कैबिनेट सिस्टम लिया गया है ब्रिटेन से। देखिए बहुत सारा तो ब्रिटेन से ही एज इट इज उठा लिया गया, और उसके बाद 85% तो मैंने बताया था 1935 से लिया गया है। जो बचा है थोड़ा मोड़ा वो दूसरे दूसरे कंट्री से ले लिया गया। अपना क्या था देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि ये पूरा टेबल बना हुआ है कि कहां से क्या लिया गया है, तो इसी को डिस्कस कर लेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स इंग्लिश कॉमन लॉ, 5 जो रिट्स लिया गया है वो पांचों रिट्स जो आर्टिकल 32 में है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, रिट डाल सकते हैं। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 32, और यही काम जब आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो वो आर्टिकल हो जाएगा 226, वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जब आपके साथ होगा। तो आप 5 तरीके के जो रिट्स हैं आगे देखेंगे वो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ठीक है, चलें अगले सवाल पर चलते हैं।